अस्सलाम वालेकुम। आपने ये वीडियो देखी जिसमें एक खातून जो है उसको हिसार में लिया हुआ है। बेसिकली ये जो खातून है ये इचरा में अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी और इसने अरबी में जो सूट के ऊपर अरबी में कैलीग्राफी हुई थी और इसको इचरा में जो टीएलपी के लोग थे, टीएलपी के जो स्पेशली गुंडे थे और जो रिलीजियसली मोटिवेटेड दूसरे जो लोग थे, उन्होंने इसको हिसार में लिया और इसे कहा कि इसने कुरान पाक की तौहीन की है। एंड उसके बाद फिर पुलिस ने इसमें इंटरवीन किया और इंटरवीन करने के बाद पुलिस ने इस औरत की जान बचाई। नहीं तो हो सकता है कि जिस तरह सियालकोट में एक दिलखराश वाक़या पेश आया था, इस तरह आपको इस औरत की भी लाश ना मिलती बल्कि इसको जला दिया जाता। बेसिकली पाकिस्तान में जाहिल लोगों की कमी नहीं है। आप एक ईंट उठाएं तो उसके नीचे से आपको मिलियंस जाहिल लोग मिलेंगे, स्पेशली जो रिलीजियस जाहिल होंगे, जिन्होंने कभी भी किसी भी किस्म की आज़ादी को खुद भी महसूस नहीं किया होता और वो दूसरों की आज़ादी के भी खिलाफ होते हैं। और बेसिकली ये वही लोग होते हैं। फिर इसके साथ साथ अब ये नेक्स्ट वीडियो देखिए। मेरा नाम सईदा शहबाज रफी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूं। मेरे साथ खड़े हुए हैं एसएचओ इरशाद। आज इस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं। वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि नहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, उनके मुताबिक आपको यकीन भी बताएंगे जो मौके पर उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब हुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी बात करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुताबिक भी बात करेंगी। जी, ये मेरी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लिफाफ ठीक थे, वैसे डिजाइन उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो इन बहनों ने जब तक पाकिस्तान लिफाफ नहीं पहनेंगे तो वो ये नहीं माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ कर लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में मैं, लेकिन फिर भी माफी मांगते हैं। कुरान सुन्नत और नौज़ुबिल्लाह हम सोच ही नहीं सकते मुसलमानों के कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी वसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान में खुद हम लोग दीदी के घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइव से हुआ, लेकिन मैं फिर हिफाजत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं होगा। ये सेकंड वीडियो देखी आपने जिसमें ये बात प्रूफ हो चुकी है कि वो कोई कुरानी लफ्ज़ नहीं थे उस सूट के ऊपर, बल्कि अरबी ज़ुबान में उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। अरबी में हलवा का मतलब होता है हसीन, खूबसूरत। और आपने सुना होगा कि वो जो आदमी हैं जो बड़ी दाढ़ी वाले वहाँ पे खड़े हुए हैं माशाल्लाह से, तो वो भी ये बात प्रूफ कर रहे हैं कि कोई गुस्ताखी नहीं हुई। ये उन्होंने क्लैरिफाई किया और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमने वेरीफाई किया इस चीज़ को कि कोई गुस्ताखी नहीं हुई। और ये जो नेक्स्ट वीडियो देखी है इसमें वही खातून जिस बेचारी ने कोई कसूर भी नहीं किया, जिसका कोई फॉल्ट ही नहीं है, ठीक है, वो माफ़ी मांग रही है इन रिलीजियस गुंडों से। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पाकिस्तानी रियासत है वो कितनी कमज़ोर है कि इसमें जो पुलिस है, जो रियासत है, वो ना सिर्फ उन कल्प्रिट्स को, उन लोगों को अरेस्ट करती बल्कि इसको लेके आए हैं और इससे माफ़ी मंगवा रही हैं इस बेचारी से। मुझे ये सब देख के एक बात याद आ गई कि 2021 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो फवाद चौधरी थे वो एक ब्रेव मैन है। उन्होंने एक बहुत ही एक पॉजिटिव बात की थी। उन्होंने एक फैक्ट डिस्क्राइब किया था जब उनका पीटीआई गवर्नमेंट का एक इशू हुआ था टीएलपी के साथ। उन्होंने बताया था कि टीएलपी के मामले में स्टेट को भी पीछे हटना पड़ा है, गवर्नमेंट को ही नहीं स्टेट को भी पीछे हटना पड़ा है और स्टेट और गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन रिलीजियस गुंडों का मुकाबला कर सके या वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला कर सके। वो नहीं लड़ सकती, ना स्टेट लड़ सकती है ना ही गवर्नमेंट लड़ सकती है। सो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि अगर कुछ इस तरह का हो भी जाता है तो फौरन से माफ़ी मांग लिया करें, क्योंकि आपके साथ स्टेट ने नहीं खड़े होना। ये पाकिस्तान का कोई पहला दिलखराश वाक़या नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान का आखिरी दिलखराश वाक़या होने जा रहा है। इसके बाद आपको और भी सैकड़ों वाक़यात मिलेंगे इस तरह के, क्योंकि ये एक प्रॉपर माइंडसेट जो है ये डेवलप किया गया है। आप इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं, आप गुजरावाला का वाक़या ले लें जहाँ पे एक ऐसा इंसान जिसको पुलिस ने पकड़ भी लिया है, उसको उसके अगेंस्ट मुकदमा भी हो गया है तौहीन मज़हब का, उसको ये जो रिलीजियसली मोटिवेटेड मॉब, स्पेशली जो टीएलपी के गुंडे हैं, ये क्या करते हैं, ये जाते हैं वहाँ पे और स्टेट की वो एंटिटी थी, स्टेट की वो सिंबल था ना जो थाना था,
तो वहां से जाके पुलिस को यरगमाल बना लेते हैं और उन लोगों को उस बंदे को निकाल के बाहर सड़क पे कत्ल कर देते हैं। फिर इसके बाद सियालकोट में जो आपने वाकया देखा हो, जो श्रीलंकन था, एक मैनेजर था यहाँ पे सियालकोट की एक कंपनी में, एक मिल में वो मैनेजर था, तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट कोई उनकी पर्सनल कोई उनकी बातचीत हुई थी वर्कर्स के साथ, तो वर्कर्स ने उनके अगेंस्ट क्या किया, इस जो वेपन्स था रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वाला, ये जो खत्म नबूवत वाला वेपन्स था, इसको उसके अगेंस्ट यूज़ किया और कहा कि इन्होंने तो सहाबा की या खुदा न खास्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। केपीके में एक वाकया इसी तरह से होता है कि वहाँ पे एक चाइनीज़ मैनेजर जो है वो काम कर रहा होता है, तो उसकी भी वो कुछ लोग जो थे वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे और ज़्यादा टाइम लगा के आते थे, जिसकी वजह से उसने उनको डांटा, तो उसके ऊपर भी उन्होंने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के उसको भी कत्ल करने वाले थे। तो फिर वहाँ पे जो आर्मी थी उसने इंटरवीन किया और उसको हेलीकॉप्टर के ऊपर बिठा के जल्दी से वहाँ से निकाला। इस तरह के पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है इन वाक़यात से। और ये क्या है, ये पाकिस्तान का वो ब्लैक फेस है दुनिया के सामने, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस्लाम को बदनाम करने की ये एक घिनौनी साजिश है। ये जो लोग हैं ये इस्लाम की या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई इजाफा नहीं कर रहे हैं, वो मुजरिम हैं जो उनको भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। जब हम इस्लाम को देखते हैं, कुरान मजीद को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस्लाम तो मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। इस्लाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक यहूदी का जनाजा निकला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खड़े हो गए। आपके साथियों ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये तो एक यहूदी था, तो आपने कहा यहूदी वो बाद में था, पहले वो एक इंसान था। तो इंसानियत की अहमियत इतनी ज़्यादा बताई गई है कुरान पाक में भी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में भी। मगर ये जो लोग हैं ये टोटली इग्नोरेंट लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, इनको नहीं पता होता कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी जो जिम्मेदार हैं वो TLP है या सिपाही साहबा है या कोई इस तरह की कोई रिलीजियस जमात है, तो ये बहुत गलत होगी, ये नाइंसाफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि इनकी जिम्मेदार ये जो फोर्सेस हैं ये सेकेंडरी फोर्सेस हैं, जबकि जो प्राइमरी फोर्स है, जो इसकी कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, वो पाकिस्तान की रियासत खुद है। पाकिस्तान की रियासत ने ये एक घिनौना जुर्म किया है अपनी ही नेशन के अगेंस्ट। ये जो लोग जो इस तरह से काम करते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये कोई इंडिया से आके ये काम करते हैं या अमेरिका से आके ये काम करते हैं? ये हम ही में से हैं, ये हमारे बहन भाई, ये हमारे कज़न, ये हम ही में से लोग हैं। मगर ये ऐसा करते क्यों हैं? क्वेश्चन ये है क्योंकि इस तरह का माइंडसेट डेवलप किया गया है। अगर हम 1978 से अब तक को देखते हैं तो जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इसके जो रूट्स हैं वो जनरल ज़िया के दौर से मिलते हैं। जनरल ज़िया की जो इस्लामिलाइजेशंस थी, जिसमें कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस तंजीमों को बनाया गया, फिर उनको फंड किया गया सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गेन्स लेने के लिए। 1978 में जो एक पॉलिसी थी एजुकेशन को लेके, उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग थी, जो शऊरी तालीम थी, उसको निकाल दिया गया। सो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद एक कैसी आप यूथ को डेवलप कर रहे हैं जिसके पास दलाइल ही नहीं है, जिसके पास फैक्ट्स ही नहीं है। 1978 में जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड दीनी मदरसे थे वो 300 दीनी मदरसे थे, लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हम आज देखते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 दीनी मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उसकी तादाद इससे भी ज़्यादा है। और पाकिस्तान ओवरऑल, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 218 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इमेजिन करें कि एक दीनी मदरसे में फॉर एग्जांपल एक 100 बच्चा पढ़ रहा है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 के साथ तो ये 4 लाख का फिगर बनता है। और ये मैं जस्ट थोड़ा कह रहा हूं क्योंकि एक दीनी मदरसे में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको सेक्टेरियन वायलेंस सिखाया जाता है, जिनको सेक्टेरियन वायलेंस की तालीम दी जाती है, जिनसे शऊरी तालीम ले ली जाती है, जिनकी क्यूरियोसिटी खत्म कर दी जाती है, जिनको सोचने समझने की इजाजत नहीं दी जाती, उनकी सलाहियत, जो उनकी सोचने समझने की सलाहियत होती है, उनको सलब कर लिया जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में स्लेवरी, गुलामी सीखी होती है, और फिर जब ये प्रोडक्ट उन फैक्ट्रियों से या इन मदरसों से निकलता है तो फिर आप कैसे इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक हेल्दी सोसाइटी बनाएंगे? वो इसी तरह की जो रिलीजियस सोसाइटी ही बनाएंगे जहां पे वायलेंस होगा, जहां पे तरक्की नहीं होगी,
जहां पे दंगा फसाद इंतशार होगा। और अगेन इसकी जो जिम्मेदारी है वो टोटली स्टेट के ऊपर आती है। जो 1978 की पॉलिसी थी, जब उसको ज़िया ने इंप्लीमेंट किया तो उसमें पॉलिटिशियंस ने भी अपना रोल प्ले किया, उसमें जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया। उन्होंने इस तरह से पॉजिटिव रोल प्ले किया कि उन्होंने जनरल ज़िया के लिए तो वो पॉजिटिव रोल था, लेकिन पाकिस्तानी नेशन के लिए वो नेगेटिव रोल था। पॉलिटिशियंस ने वोट्स के लिए किया, पावर के लिए किया, जर्नलिस्ट ने भी अपने पैसों के लिए किया, अपनी फेमस होने के लिए किया, अपनी शोहरत के लिए किया, अपनी सर्वाइवल के लिए किया। मगर नुकसान किसका हुआ? हमारा आम लोगों का नुकसान हुआ। वो जो पॉलिसियां थी, उन्होंने एक ऐसा माइंडसेट डेवलप किया जिसको आप बहुत आसानी से मुश्तहिल कर सकते हैं। और तब से लेके आज तक उन पॉलिसियों का जो कॉन्टिन्यूटी है वो चलती आ रही है। जनरल ज़िया ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए, जैसा कि जो खत्म नबूवत वाला लॉज है, या फिर जो तौहीने रिसालत वाला जो लॉ है, वो भी जनरल ज़िया ने बनाया था। और जब से जनरल ज़िया ने बनाया है तब से लेके आज तक वो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट यूज़ हो रहा है। अगर आपकी किसी के साथ पर्सनल कोई गल्फ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने अगर उसको मज़ा सिखाना है तो आपने सिर्फ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है कि इसने तौहीन रिसालत की है। उसके बाद स्टेट और बाकी जो लोग हैं, जो रिलीजियस गुंडे हैं, वो खुद ब खुद ही उनको आके उठा लेंगे। आपका जो इंतकाम है वो पूरा हो जाएगा। ये पाकिस्तानी रियासत ने इतना आसान कर दिया है कि अगर आपने किसी से इंतकाम लेना है तो। इसके साथ साथ ये जो लोग हैं जो ये सब करते हैं, ये अपनी लाइफ में ये अनमोटिवेटेड लोग होते हैं। ये बेसिकली अगर हम पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, टोटली इग्नोरेंट होते हैं, जिनके पास कोई फैक्ट नहीं होता, जिनको नहीं पता होता कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर उनके पास कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो वहाँ पे जब उनको लीडर बना के पेश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जाके फलां को मार दें, फलां को उठा लें, तो फिर उनमें सेंस ऑफ प्योरिटी आती है। पाकिस्तान की जो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तकरीबन वो 40% लोग पाकिस्तान के पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। वो लोग पॉवर्टी लाइन नीचे से मुराद ये है कि वो लोग जिनके पास एक वक्त के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और अगर हम एक रफ सा एस्टीमेट लगाएं, पाकिस्तान की अभी जो आबादी है वो 25 करोड़ है, तो उसमें से 10 करोड़ का जो फिगर है लगभग, वो बनता है कि ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं। और वो लोग फिर इस ऐसे ही कामों में अपने आप को मनवाते हैं, वो इसी तरह की वायलेंस में आगे आगे पेश रहते हैं। फिर उनको जो रिलीजियस मुल्लास हैं वो अपने मकासद के लिए यूज करते हैं। नो डाउट ये अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि ये लोग जो हैं ये कल्प्रिट नहीं है, सिर्फ इनकी जहन साजी की गई है, इनको माइंडसेट ऐसा दिया गया है। इनको आपने रिसेंटली जो जड़ावाला का वाकया होगा वो आपने देखा होगा। हमारा जो घराना होता है, स्पेशली जो मुस्लिम घराना होता है, उनको बचपन से ही उनके घर से ही एक तालीम दी जाती है और वो है सेंस ऑफ प्योरिटी। और वो तालीम ये होती है कि ये जो फलां मिनॉरिटी है ना, जो रिलीजियसली मिनॉरिटी है, ये जो फलां मिनॉरिटी है, ये दिखते तो आप जैसे ही हैं, लेकिन आपसे वो कम है, आपसे वो इंफीरियर है, को एक आला होने की सनद मिल गई। फिर वो ये सब चीज़ें देखता भी है अपने माशरे में, तो डेफिनेटली फिर आप एक अच्छे माशरे की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा ही माशरा डेवलप होगा जो आपकी बेटियों को भी मारेगा, आपको भी मारेगा, हो सकता है कि अगला शिकार आप हो। सब तो पाकिस्तान के मसाइल हैं और डेफिनेटली ये बहुत पुराने मसाइल हैं, इनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है। इनकी वे फॉरवर्ड क्या है? डेफिनेटली जब हम कह रहे हैं कि ये इसमें स्टेट जो है वो मुजरिम है, तो स्टेट ही इसको ठीक कर सकती है, एक आम आदमी इसको ठीक नहीं कर सकता। मैं और आप जो स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिर्फ इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन इसको ठीक नहीं कर सकते। स्टेट ही ऐसी पॉलिसीज बनाएगी, स्टेट ही इसकी रेमेडीज को लेके आएगी, स्टेट ही अपने बच्चों को उनकी क्यूरियोसिटी वापस करेगी, स्टेट ही अपने बच्चों को उनकी जो क्रिटिकल एजुकेशन है वो वापस करेगी, स्टेट ही अपने बच्चों को ये बताएगी कि हमने दूसरों के हक को सलब नहीं करना, दूसरों की आज़ादी को सलब नहीं करना, हमने दूसरों को अपने बराबर समझना है, चाहे उसका रिलीजन जो मर्जी हो, उसका अकीदा जो मर्जी हो, उसकी नस्ल जो मर्जी हो, लेकिन हमने उनको अहमियत देनी है। जिस तरह मैंने बात की थी कि टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आप
जो दूसरे के अकीदे को अहमियत दें, उसको आप चाहे ना माने, लेकिन उसका एहतराम करना आप पे फ़र्ज़ है, और आपके अकीदे का उसको एहतराम करना फ़र्ज़ है। सो हमें बीइंग का इंसान भी, बीइंग का मुसलमान भी, हमें इन चीज़ों को, दूसरों के जो रिलीजियस इबादत गाहें हैं, उनके जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उनके जो रिलीजियस जो लोग हैं, जो उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं, हमें उनका भी एहतराम करना चाहिए। जबकि ये जो लोग हैं, जो स्पेशली TLP के लोग हैं, या जो इस तरह से जो वायलेंस फैलाते हैं, इनका इस्लाम से या हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को एसोसिएट करते हैं उनके साथ। ये हम सब मिलके अल्लाह पाक से दुआ भी करें, और साथ साथ पाकिस्तानी स्टेट को ये शर्म भी दिलाएं कि वो अपनी लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी नेशन के लिए कम से कम ये जो रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग हैं और जो पाकिस्तान के अपने बनाए हुए ये जो तंजीमें हैं, इनको वो ख़त्म करें और इनको कानून के दायरे में लाए, और इस तरह से ताकि आइंदा से कोई भी बेटी या बेटा या आप या मैं इन लोगों का शिकार ना हो। थैंक यू सो मच।